पहले मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। बिना भोले को जल चढ़ाए मुंह में एक खेर यानी मैं खाना नहीं खाता था। उस दिन से मियाज आया कि नहीं, अब ऐसे भगवान को गोली मारो। अब मैंने उसी दिन से भगवान को छोड़ दिया। जिस भगवान को सभी लोग पूजते हैं, खास करके हिंदू पूजते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया और आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं गया। एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि सर मैं क्या सहयोग कर दूं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। बोला सर आप भी कुछ कर सकते हैं। बोला क्या कर सकता हूँ? बोले सर जब आप उठें नित्य क्रिया कर्म कर आएँ और इस जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ साफ सुथरा कर दीजिए, नेट एंड क्लीन कर दीजिए, यही आपका सहयोग है। करते हुए जब मुझे पीटा गया, भगवान क्यों नहीं बचा लिया, मुझे बचा लेता और कहता कि यह सच्चा भक्त है, ये रोज़ मेरा गंगा स्नान करता और गंगा का जल मेरे ऊपर चढ़ाता है, फिर क्यों इसे मारा। उसमें बचा लिया होता मुझे तो मैं फिर आगे पूजा करता भगवान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं अलग अलग राज्यों में जाती हूँ, अलग अलग लोगों से रूबरू कराती हूँ। वहाँ की विचारधारा क्या है, वहाँ का परिवेश क्या है, वहाँ की वेशभूषा क्या है और वहाँ के जो आंदोलन है वो किस तरह से होते, किस आधार पर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराती हूँ। और वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनसे भी रूबरू कराने का आपको काम करती हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं पहुँची हूँ बिहार में। जी हाँ, वही बिहार जो कि बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों के कारण जाना जाता है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आज मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं और मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती है जिसका परिचय वो अपने मुख से देंगे, लेकिन मैं थोड़ी भूमिका बांधते हुए बताना चाहूँगी कि किस तरह से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, किस तरह से क्रांति हुई, किस तरह से एक विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा की तरफ गए और समाज के लिए आज के वर्तमान युग में वो किस तरह से प्रेरणादायक है। और इस महान हस्ती के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी। देखने में बड़े ही साधारण से, देखकर आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि उनकी विचारधारा किस तरह के, कितनी मजबूत है, किन महान पुरुषों की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और जिस परिवार से वो निकल कर आए वो परिवार कितनी गरीबी में रहा और किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से एक बहुत अच्छी नौकरी भी हासिल की और आज जिस मुकाम पर है, वास्तव में समाज को बहुत खुशी होती है। और आज शिक्षा के माध्यम से इस समाज में किस तरह से अलग जगाने का काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो आइए लेकर चलती हूँ मैं उनके पास में। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी जो हमारे दर्शक हैं, पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दे। भूमिका मैं बांध चुकी हूँ क्योंकि अपना नाम, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सुरेश पासवान है। मैं अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ और मेरी पूरी परिवार पटना डिस्ट्रिक्ट के पटना के आशियाना रोड में आरटेक अपार्टमेंट पटना में रहता है। जी सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से आपके जीवन की शुरुआत हुई, खासकर जानना चाहूँगी बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता, किन परिस्थितियों में बीता। मैम, आज करीब करीब 40 से 45 वर्ष होने जा रहा है। मैंने अपने गांव को छोड़ दिया और उस गांव में जो भी घर मेरा है वो मैं अपनी छोटी बहन को दे दिया कि तुम ही रहो, मैं अब चला। इसका बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ और कभी अन्याय बर्दाश्त करने का कोशिश नहीं किया। जब जब मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अन्याय आया, उसको डटकर सामना किया। एक बार की वाकया है कि हमारी माँ को गांव के कुछ दबंगों ने मारा। उस समय मैं पटना यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा था। तो आकर के माँ मेरी रोने लगी। उसके बाद माँ को मैंने कहा आप रुको, मैं जस्ट आ रहा हूँ। एक एप्लीकेशन लिखा और एसपी के नाम से लिखा और जा कर के एसपी साहब को दिया, जिसके कारण वो क्विक रिएक्शन भी लिए। मेरे बाढ़ को सब डिवीज़न को भेजा, मेरे हाथदा थाना को भेजा, उसके बाद महेंद्रपुर गांव को भेजा। उस पर तुरंत कार्रवाई हुई
और हमारी माँ घर में थी, डेरा में लिए हुए थे, वहाँ पर रो रही थी। हम बोले माँ आपका काम हो गया, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। माँ फिर भी डरी हुई थी। हम बोले कि माँ जाओ ना, आपके घर के चारों तरफ पुलिस है। गया, बाकी में पुलिस थी, और जो गाय भैंस था मेरे पास में उसका जो है दूध दूह करके भी ला के दे देता था। वाकया तो इतनी दिक्कत वाली है मैम कि जब हम 8-10 बरस के थे उस टाइम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। गांव में मैं एक ही परिवार के थे, सभी लोग दबंग लोग थे। वो लोग हमसे, हमारे परिवार से काम धाम करवाते थे, उसके एवज में किसी फंक्शन में होता था तो खाना खिलाते थे। उसमें भी खाना खिलाए और उसके बाद कहते थे कि अपना पत्तल अपने उठाओ, जो मुझे बुरा लगता था। मैंने उस भोज में मैं जाना ही छोड़ दिया। मुझे बहुत दुख होता था। पहले मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। बिना गंगा स्नान किए, भोले को जल चढ़ाए, मुंह में एक खेर यानी मैं खाना नहीं खाता था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, दबंगों के द्वारा ये बात आई कि तुम यदि भगवान का पूजा करोगे तो भगवान छुआ जाएंगे, इसलिए तुम हट जाओ, पहले मैं पूजा करूंगा उसके बाद तुम करना। इसी एवज में 1-2 बार मुझे मारा पीटा भी गया। उस दिन से मियाज आया कि नहीं, अब ऐसे भगवान को गोली मारो। अब मैंने उसी दिन से भगवान को छोड़ दिया। जिस भगवान को सभी लोग पूजते हैं, खास करके हिंदू पूजते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया और आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं गया और ना जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे तकलीफ़ ही मिलता है, सुख नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। सर जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आपने बताया, तो जिस तरह से आपने भगवान को छोड़ा, क्योंकि जिस तरह से आप स्तुति करते थे कि बिना पूजा पाठ किए, स्नान किए बिना आप खाना भी नहीं खाते थे, तो जब आपने भगवान को छोड़ा तो आपको डर नहीं लगा कि भगवान किसी तरह का आपका अनर्थ कर देंगे? डर इसलिए नहीं लगा मैम कि जब मैं भगवान का पूजा करने जाता था, वहाँ पर पूजा करते हुए जब मुझे पीटा गया, भगवान क्यों नहीं बचा लिया? मुझे बचा लेता और कहता कि यह सच्चा भक्त है, ये रोज़ मेरा गंगा स्नान करता और गंगा का जल मेरे ऊपर चढ़ाता है, फिर क्यों इसे मारा? उसमें बचा लिया होता मुझे तो मैं फिर आगे पूजा करता भगवान का। उस बनावटी भगवान को मैं कहूँगा, भगवान भी नहीं कहूँगा, बनावटी भगवान कहूँगा मैं उसे। जी, तो देखिए दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, खासकर जिस तरह से आज भी हम देख रहे हैं कि देश में जातिवाद के आधार पर जो दलित लोग हैं या बहुजन समाज के लोग जो मंदिरों में जाते हैं उनको पीटा जाता है। और सर ने बताया कि जब उनकी पिटाई होती है तो कोई दिव्य शक्ति वहां पर बचाने नहीं आती है, और यही कारण रहा, वो तार्किक रहे, विज्ञान की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने तर्क वितर्क भी किया कि अगर भगवान रूपी कोई शक्ति होती या कोई दार्शनिक शक्ति होती तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सर के ऊपर अत्याचार, शोषण हुआ, दबंग लोगों ने पीटा मंदिर में घुसने से, तो वो उनको बचाने आते। सर जानना चाहूंगी, जिस तरह से इतना बड़ा बदलाव आया, तो अपने जो आपका पास्ट रहा उसमें और भी कोई घटना घटी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। मैम ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें 1-2 घटनाएं मैं बता रहा हूँ। एक वाक्य है मैम कि जब हम गंगा स्नान करने जाते थे तो गांव की एक औरतें भी गंगा स्नान करके आती थी, तो सूरज की रोशनी, या मुझे समझ में नहीं आता था कि वो हाफ चक्कर लगा करके क्यों हमसे दूर हो करके फिर पुनः रास्ते पर जाते थे। कई बार मैंने सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे फिर लोगों से पता चला कि छुआछूत के कारण ये हो रहा है कि अछूत हैं हम, कोई भी सामान मेरा छुआ वो नहीं लेता है कि मैं अछूत हूँ। फिर यही सुनते सुनते एक समय ऐसा भी आया कि लोग कहा कि परछाई से भी जो है अपवित्र हो जाता है। ये बात को मुझे गड़ गई। अब मैंने क्या किया, ये सोचा कि यदि वो गंगा स्नान करके आ रही है तो शुद्ध होके आ रही है, अब मैं घर से जा रहा हूँ तो अशुद्ध जा रहा हूँ, इसलिए भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया,
कि अब उससे पहले मैं गंगा स्नान करने का कोशिश किया और करने लगा। अब मैं उसकी तरह ही हाफ सर्किल बना करके दूर से निकलता था। कुछ दिन चला, उसके बाद लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? हम बोले कि हम गंगा स्नान करके आ रहे थे, यदि उनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इसलिए मैं दूर हट जाता हूँ। सर जानना चाहूँगी, इस तरह से आपने एक तर्क भी देखा और सोचा भी, समझा भी, उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? उसमें ज़्यादा हम समझते हैं कि 7-8 में पढ़ते थे, तो 12-14 साल का होगा। तो देखिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी सीख है, मात्र 12 या 13 साल की उम्र में इतनी तार्किक दृष्टि रखना। और जिस तरह से सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको पूरी घटनाक्रम कि किस तरह से होता था और किस तरह से उन्होंने उस घटना को एक पॉजिटिव उसमें लेकर उल्टा उन्हीं लोगों को अछूत साबित कर दिया जो अपने आप को पवित्र मानते थे। तो सर ये भी जानना चाहूँगी, इसके अलावा और कोई घटना हो ऐसी? क्योंकि हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ में खुद बीती है। सर इसी तरह की और भी घटनाएँ, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणादायक रहेंगी, उन पर प्रकाश डालें थोड़ा-सा। उसी के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। जी। एक दबंग थे, उन्होंने मुझसे मजाक में पूछ दिया कि तुम्हारे बाप का पता है कि तुम्हारा बाप कौन है? फटाक से मेरे मुंह से निकल गया कि आपको पता है कि आपका बाप कौन है? बस उसकी गुस्सा सातवां आसमान पर। मुझे मारने के लिए 5-7 किलोमीटर दौड़ गए, लेकिन उसे मैं पकड़ने ही नहीं दिया। बाद में उन्हें ये मैंने अकेले में समझाया कि यदि किसी बच्चे के बाप के बारे में जानना हो तो उसकी माँ से पूछिए, किसी थर्ड पर्सन से नहीं। सर इतनी घटनाएं आपके जीवन में घटी और उन घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेकर जिस तरह से आपने एक नई दिशा की तरफ बढ़े, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में मैं बात करूंगी, आपने हाई एजुकेशन भी ली है, तो फिर उसके बाद में नौकरी में किस तरह से आना हुआ? नौकरी से मैं आने से पहले जी। मैं जब 10 पास किया था, उसी टाइम में गरीब बच्चों को पढ़ाने की ललक हम में जगी हुई थी। मैं उस समय ट्यूशन के रूप में 5-7-10 बच्चे को पढ़ाता था, जिसमें कोई 5 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 3 रुपया, कोई नहीं भी देता था। लेकिन हम बहुत गरीबी से निकल के आए हैं तो लेना पड़ता था। जी। हमारे घर में बंधुआ मजदूर था, हमारे पिताजी बंधुआ मजदूर थे। कि उसमें ये का बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं जो वास्तविक में मालिकों के यहाँ काम करता है और साल में भर उसी के यहाँ काम करना पड़ेगा। आप कहीं तीसरे जगह काम नहीं कर सकते हैं, और जो भी बोन मिलेगा, उसका अनाज मिलेगा, आप उसी से खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। तो गरीबी हालत हमारी थी। पढ़ने लिखने में हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था, लोग पढ़ता नहीं था। तो मैंने पास किया 10 को, तो हमने गरीब बच्चों को ही पढ़ाना शुरू किया। खास करके एक जात है जिसे हम लोग चमार कहते हैं, उसके बच्चों को खासकर मैं पढ़ाता था, क्योंकि उसके यहाँ देखता था कि मरा हुआ जानवर काट करके खाता था। तो ये शिक्षा भी देता था और उसके घर में जा कर के उसे ये भी बताता था कि मरे हुए जानवर को खाने से 2 बातें होंगी। पहला, आपको बीमारी हो जाएगा, और दूसरा, कोई आदमी देखता है तो आपके साथ बैठना उठना नहीं चाहता है। ये भी शिक्षा देता था उसके घर परिवार को, और उसके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता भी था, और जो पैसा देता था उसे पैसा भी लेते थे। इसी तरह से फिर आगे भी पढ़ाई किया हमने। जब पढ़ाई करने के बाद जब मेरी नौकरी लगी, तो नौकरी के बाद भी रेलवे लाइन के साइड में मैं किराए के मकान में रहता था। वहाँ भी गरीब बच्चे को पढ़ाया करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पैसा नहीं लेता था किसी से, और ख़ास करके 2-4-5 जगह पढ़ाता था, बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता था। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं एक गरीब परिवार से था। जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि बंधुआ मजदूर से आया हूँ, मेरे पास धन दौलत था नहीं, लेकिन जिससे मैं शादी किया वो बहुत पैसे वाली थी। जब शुरू में पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क में नौकरी ज्वाइन किया,
तो हमारे ही गांव के एक चाची लगती थी, उसने कही कि हो तोरा से कौन शादी करेगा। कहली क्यों नहीं शादी करेगा, तो आपको सर्विस है ही नहीं, आपको कौन शादी करेगा। हम कहे यदि मैं सर्विस कर लूँ तो, बोला तो भी नहीं करेगा। एक दिन की बात है कि हम ड्यूटी से आया और थोड़ा सा मजाक के रूप में हम अपनी चाची से कहा, चाची मुझे लैट्रिन जाना है, सो जल्दी जल्दी हमको कीजिए, हम जाएंगे लैट्रिन। तो चाची से ने डांट के कहा कि आपको बहुत ज़्यादा लैट्रिन लगा हुआ है, रुकिए अभी कोई गया हुआ है। हम भी सोचे कि कोई गया तो कितना देर से रुका हुआ है, और जैसे ही उन्होंने निकली तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई, बस वो मेरे दिल में गड़ गई। यही बात को लेकर के हमने चाची को कहा कि चाची हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो चाची ने मना कर दी कि बात आपसे कौन शादी करेगा, सर्विस करते है ही नहीं है, शादी करेगा कौन आपसे। हम बोले कि अच्छा ठीक है शादी नहीं करे, उसका नाम तो बता दीजिए क्या नाम है। तो बेबी नाम है। हम बेबी कोई नाम होता है क्या, बेबी है क्या पता, हमको नहीं मालूम, लेकिन बेबी कोई नाम होता नहीं है। ठीक है छोड़िए हम पता कर लेंगे। जब दिल में गड़ गया है कि शादी उसी से करेंगे तो हम कर लेंगे पता, जबकि हमारे घर परिवार भी काफ़ी नाखुश थे इस शादी से। लेकिन हमने अडिग हो गया। जब हम बैंक में थे तो अपने पियून से बोला कि एक हमको लिफाफा ला दो। उस समय लिफाफा के साथ और एक लिफाफा मिलता था, तो मैंने के लिए डबल लिया, वो ला दिया। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको बंद करके और उस पते पर भेजा जिस पते पर वो भी पंजाब नेशनल बैंक में ज्वाइन की थी। 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा एक लेटर लिखा और अगर मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर भी कोई खबर नहीं आई। तीसरा लेटर कम से कम 30 पन्ने का मैंने लिखा और बोला कि आज के बाद कभी मैं आपको पत्र नहीं लिखूंगा और मैं पंजाब नेशनल बैंक छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद मैं रांची चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वहाँ पर ट्रेनिंग ली। सर जिस तरह से आपने बताया कि 3 लेटर आपने भेजे और वो भी बैंक में भेजे, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, और जब आया तो सीधे आपके ससुर जी आए रिश्ता लेकर, तो मैडम के मन में किस तरह से फीलिंग आई आपके प्रति, थोड़ा इस पर जरूर प्रकाश डालिएगा। ऐसा है मैम, जब मैंने लेटर दिया तो किसी को दिखाती नहीं थी। जो बाद में मुझे पता चला जी। उनकी एक बड़ी बहन, वो अपनी बड़ी बहन को दिखाती थी और उस पर कोई डिस्कस नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। उनकी एक और बहन थी, उनके हस्बैंड वीडियो थे, वो आए हुए थे, तो उनसे कंसल्ट हुआ और वो हमारे रूम में आए, जबकि हम दोनों का रूम जो है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर थी। डेली मुलाकात होती लेकिन बातचीत नहीं होती थी। मैंने 3 लेटर दिया, मुझे समझ में आ गया कि यदि उन्हें किसी तरह का हमारे साथ प्रॉब्लम होता तो ज़रूर अपने गार्जियन को बताता, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। इसका मुझे लगा कि नहीं, उनको मुझसे प्रेम है। और इसी बीच में उनके बड़े जीजा जी आए जो वीडियो हैं, उनसे उन्होंने मुझसे मिला। उस समय मैं IAS की तैयारी कर रहा था। उन्होंने मिला और उसके बाद जा कर के घर में उन्होंने बातचीत किया। तो उनकी एक बहन की बेटी ने आकर हमसे कहा कि मौसी जो है आपको कुछ बोली है। हमने कुछ बोलने से नहीं होगा। उसके जीजा जी थे जो नबार्ड में थे, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि शादी कीजिए हमारी साली से। बोला मैं क्यों करूँगा आपके साली की शादी, तो ठीक है हम नहीं कह रहे हैं तो हमारी वाइफ बोल रही है। हम कह लिए आपके भाई की बात थोड़े सुन लूँगा, जिससे शादी करना वो कुछ बोल ही नहीं रही है तो मैं आपकी बात, आपके वाइफ की बात, आपकी सास की बात, आपके ससुर की बात क्यों सुनूं। तब हमने कहा
कि यदि उस लड़की को हमसे प्यार है तो उसे कुछ हमें देना चाहिए। जिस तरह से मैंने दिया उसी तरह से वो भी कुछ दे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि लेटर ही दें, कुछ भी दे सकते हैं, दें तभी समझेंगे। तो उन्होंने एक फ़ोटो मेरे को भेजवाई जो आज मैं अपने सीने से लगाए हुए रखा हूँ। सर जानना चाहूँगी अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अभी मैं अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्य भी करता हूँ, बिहार सरकार में पोस्टेड भी हूँ और समाज सेवा में शिक्षा का कार्य करता हूँ, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करता हूँ। सर अभी जो शिक्षा आप दिला रहे हो बच्चों को, तो किस तरह की एजुकेशन है? स्कूली एजुकेशन है या सिर्फ जिस तरह से आपने बताया कि बिफोर मैरिज आप पढ़ाते थे स्लम डेरियो में बच्चों को जाके, या फिर कुछ और अलग तरह की? नहीं, तरीका तो वही है। जी हमारे शरीर में गरीब बच्चों के लिए, असलम बच्चों के लिए जगह ही जगह है। चाहे तो दुनिया का हर असलम बच्चा मेरे शरीर में घुस सकता है, उसके लिए फिर भी जगह बचा रहेगा। मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ नहीं, पढ़वाने का कोशिश करता हूँ। और मैंने अभी तक यही समझा कि बच्चे को पढ़ाने में कोई खर्चा नहीं है। जी यदि मैं चाह लूँ तो एक 0 क्लास के बच्चा को बिना पैसे का, बिना स्लेट पेंसिल रबर कटर का मैं पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ाता भी हूँ, और पढ़वाने के लिए कोशिश भी करता हूँ। लोगों को भी बताता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ाइए। वो तरीका क्या है सर? तरीका ये है कि जो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, उसे क ख ग घ नहीं आता, ABCD नहीं आता, 1 2 नहीं आता, कुछ नहीं आता है, उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर दे दें ताकि उसके हाथ में अट जाए। समझिए वो खल्ली है, यानी चौक है, और धरती पर ही उसको जो हम उसका हाथ पकड़ करके क ख या 1 2 या A B कुछ भी लिखा दें, उसे याद भी हो जाएगा और वो जान भी जाएगा। वो वहाँ से पढ़ना शुरू कर लेगा। वो वहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नया पैसा वहाँ नहीं लगेगा। जैसे जैसे बच्चा मेरा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर पैसा खर्च होगा। आज जो है शिक्षा का समय का अनुसार चलना चाहिए। आज लोग पहले जैसा नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आज बच्चे को चाहिए कि स्लेट पेंसिल भी रखना चाहिए। यदि वैसे सुदूर देहात इलाका है तो वहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि ईंट लेकर पढ़ाना तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं, वो ज़्यादा देर तक के लिए है नहीं। अब इसे कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए। ये मैंने देना शुरू कर दिया बच्चों को, और वहीं के आदमी को, वहीं के स्टूडेंट को जो 10 12 पास कर चुका है उसको मैं कहता हूँ आप पढ़ाओ, आपको मैं पढ़ाऊँगा। आप उन बच्चों को यदि 10 5 7 20 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मुझे आपको पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाता हूँ। इसी कड़ी में तो ये कह सकता हूँ इसी बात पे कि जो बच्चे को नौकरी लग जाता है, इसमें पढ़ाई यदि कर रहा है, करते करते नौकरी लग गया, तो उससे यही मैं कहता हूँ कि आपको जिस तरह से यहाँ पढ़ाई किए, आप नौकरी करने लगे, आप भी यहाँ के बच्चों को पढ़वाने के लिए कोशिश कीजिए, और करते भी हैं। इसमें हमने यही लोगों से अनुभव किया है, और मैंने कहा है कि शिक्षा 5 प्रकार की होती है। पहली शिक्षा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, अंत में आता है आर्थिक, जिसके पहले भी मैंने बताया कि बच्चे को पढ़ाने के लिए शुरू में पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है बच्चा, उसे
धन की ज़रूरत पड़ती है। उस धन को हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं लोगों से सहयोग के रूप में। कुछ लोग हैं पैसा नहीं दे पाते हैं तो वहाँ कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक या कुछ एक्टिविटी भी करते हैं, वो भी शिक्षा में आता है। मुझे याद है एक बच्चा ने मुझसे पूछा जो 4th क्लास का था, उसने बोला कि सर मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। हमको भी लगा कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरा छोटा बच्चा ने। हम उससे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने बोला 4 में। हम बोले आप भी सहयोग कर सकते हो? तो सर मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दे सकता हूँ। बोला आप कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हो। बोला मैं क्या, कैसे सहयोग? मैं सहयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, जो आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उसको अपने साथ रखो और उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दे दो और उसका हाथ तुम पकड़ो और धरती पर ही जो है ABCD क ख ग घ और 1 2 लिखाओ और तब तक लिखाओ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक कि उसको आ ना जाए। उसके बाद तुम्हारा भी सहयोग हो गया इसमें। एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि सर मैं क्या सहयोग कर दूं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। बोला सर आप भी कुछ कर सकते हैं। बोला क्या कर सकता हूँ बताइए। हम कि आप कै बजे सुबह में उठते हैं? तो ठंडी के दिन में 5 बजे 6 बजे और गर्मी के दिन में 4 बजे के आसपास में उठता हूँ। के लिए सर जब आप उठें नित्य क्रियाक्रम कर आएँ और इस जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहाँ साफ सुथरा कर दीजिए, नेट एंड क्लीन कर दीजिए, यही आपका सहयोग है। एक औरत ने पूछी कि मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ। मैंने कहा कि आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को सुबह सुबह स्नान ध्यान कराकर, उन्हें फटा हुआ हो लेकिन साफ होना चाहिए, चूल भी साफ होना चाहिए, चेहरा भी साफ रहना, काला ही क्यों ना हो लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। न कपड़े गंदे होने चाहिए, न चेहरा गंदा होना चाहिए, न चूल गंदा होना चाहिए, न नाखून बड़ा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा वो करके आप स्कूल में पहुंचा दीजिए। हमारे टीचर जो हैं उनको अच्छे से पढ़ाएंगे और अपने सीने से लगा कर रखेंगे। यदि गंदा भेजेंगे तो वो भी टीचर थोड़ा दूर भागेगा, नहीं पढ़ाएगा तो कहेंगे कि छुआछूत करता है, वो सब गलत बात है। आप भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को साफ सुथरा करके पहुंचाइए। तो सर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी आपने पूरा प्रोसीजर बताया कि बच्चा भी हेल्प कर रहा है, बुजुर्ग भी हेल्प कर रहा है, महिलाएं भी हेल्प कर रही हैं, तो अभी जिस तरह से आप लोगों ने एक विद्यालय की स्थापना की है, आपने पहले बताया था, हमें चर्चा कर रहे थे, तो अभी वर्तमान में जो एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, कितने बच्चे आ रहे हैं और निःशुल्क चल रहा है या उसमें कुछ पैसा लिया जा रहा है बच्चों से? 2018 में जी पटना में एक प्रोग्राम था बापू सभागार में, जिसमें हम भी इनवाइटेड थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस प्रोग्राम में नहीं जा सके और हमारी ड्यूटी यहाँ लग गई मुजफ्फरपुर में, तो हमने ड्यूटी किया इसलिए गए नहीं। फेसबुक पर एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक संतोष अंबेडकर नाम करके लड़का पोस्ट किए हुए था। जी मैंने आओ न देखा ताव देखा, उसका नंबर निकाल कर कॉल कर दिया और मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जी आप आएंगे मिलने या मैं आऊँ? बोला सर मैं आ रहा हूँ। वो मुजफ्फरपुर पहुँच गया, मेरे डेरे में आ गया, बातचीत हुई, बस कारवां चल चुकी। हुआ यूँ कि जहाँ जहाँ वो प्रोग्राम करने जाता साथ में मैं भी जाता, वो भी ध्यान रखता छुट्टी के दिन हो या कभी ऐसा प्रोग्राम होता तो जिस दिन छुट्टी लेना पड़ता था और लेके जाते थे। सर क्षमा चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि संतोष अंबेडकर को FB पर सुना आपने, सोशल मीडिया पर, तो उसमें ऐसा क्या सुना जिससे कि आप प्रभावित हुए और आपने तुरंत उसको कॉल किया और अपने पास बुलाया और फिर आगे जो आपका कारवां बढ़ा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
मैं उससे इसलिए मिलना चाहता था कि बापू सभागार में क्या हुआ, हम उस चीज़ को जानना चाहते थे जो मैं नहीं जा सका था। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो एक तीसरी चीज़ दिखाई देने लगा कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें हम पहले से भी इंटरेस्टेड थे। अब वो उसने मिला तो मैं और इंटरेस्टेड हो गया, मैं उसके साथ हो लिया और चलने लगा। जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था हम लोग साथ में जाते थे। बच्चे के लिए किताब, कॉपी, बिस्किट, कहीं पर समोसा, कभी कुछ लेकर के जाते थे। उसको अपना की तरह देखते थे, उस बच्चे को अपने सीने से लगाते थे और वो बच्चे भी धीरे धीरे जो है हमारे सीने से लगता था। मुझे बहुत खुशी मिलती थी। रह गए इसका मैनेजमेंट की बात, तो ये एक आदमी का काम नहीं है जी। ये सुरेश पासवान नहीं कर रहा है, ना ही संतोष अम्बेडकर कर रहा है। इसमें जितने भी बुद्धिजीवी इससे जुड़े हुए हैं या हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, अब मिलते हैं, उनसे एक सहयोग की बात करते हैं, जिसमें आप किसी प्रकार का सहयोग दे सकते हैं। सामाजिक भी दे सकते हैं, सांस्कृतिक भी दे सकते हैं, धार्मिक भी दे सकते हैं, शैक्षणिक भी दे सकते हैं और आर्थिक भी दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। लोग देते भी हैं, कोई कलम, पेंसिल, रबर, कटर इत्यादि उठा के दे देते हैं, खरीद के दे देते हैं। कुछ लोग पैसे ही अकाउंट में डाल देते हैं, कुछ लोग जा कर के वहाँ शिक्षा देते हैं, मैथ पढ़ा देते हैं, कभी कोई कुछ कर देते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा देते हैं। लेकिन इसके एवज में उनको हम पैसा नहीं देते हैं। लेकिन उनसे यही कहा जाता है कि यदि आप पढ़ा रहे हैं तो टाइम टू टाइम आकर पढ़ाइए। जब ये नहीं कि आज पढ़ा लिए 10 दिन के बाद नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। आप टाइम दीजिए, सप्ताह में 2 ही दिन पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए, ताकि मेरे बच्चों को लगे कि सर आएंगे, ये चीज़ पूछेंगे, ये चीज़ मांगेंगे, ये चीज़ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से पढ़ाई भी चल रहा है और सहयोग भी हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। आज के प्रोग्राम में 5/7/22 को जो प्रोग्राम हुआ, ये ज़मीन हमारे एक मठ के द्वारा दिया गया है, 9 डिसमिल ज़मीन, जिसमें रजिस्ट्री करा दिया गया है इसको। और इस समिति का, इस ट्रस्ट का हमने रजिस्टर्ड भी करवा दिया है, जिसमें इसका 2020 में रजिस्टर करवाए। 1 साल का ऑडिट भी हो चुका है, 1 साल का बाकी है जो इस साल हो जाएगा। और जहाँ पर यह स्कूल खुला है, ज़मीन देने वाले इस ज़मीन के, इस स्कूल के प्रति बहुत भावुक थे और उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये ज़मीन मैं देता हूँ तो मैं अपने आप में धन्य रहूँगा। ये सोचकर उन्होंने ज़मीन दे दिया और हम लोग बहुजन मिल कर के उसको 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 100-100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया मिला करके हमने बनाया। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे बनाता रहूँ। गरीब बच्चों को पढ़ाने का मुझे पहले से भी था और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से ये साबित करने का कोशिश करता हूँ कि सभी कोई गरीब नहीं है, हर कोई अमीर है, बशर्ते कि शिक्षा पाने की ललक होनी चाहिए। पैसा हमें उतनी बड़ी चीज़ दिखाई नहीं देती है जितना शिक्षा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी जात का, सभी धर्म का, हर कम्युनिटी का बच्चे पढ़ते हैं। इसमें वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो मंथली कुछ पे भी करते हैं, इसमें वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो मंथली पे भी नहीं कर सकते हैं, इसमें वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो वास्तविक में पे करने लायक ही नहीं है, भूखे आते हैं, उनको वहाँ पर कुछ एक दूसरे से ले करके दिया जाता है खाने के लिए। माने यहाँ पर जो टीचर है वो सारा चीज़ देखता है, किसमें कितना गुण अवगुण, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, सारा चीज़ पर ध्यान रखता है वो, तब जाके चल रहा है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और खासकर मैं बात करूंगी यहाँ पर जो उनका सामाजिक योगदान है, किस तरह से जब बचपन से ही उनका जो सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने पहले घर से शुरुआत की, फिर गलियों से शुरुआत की, फिर स्लम एरियो में शुरुआत की, और जब नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद थोड़ी संपन्नता आई तो उन्होंने जो रेल ट्रैक होता है उसके पास में जो बच्चे रहते हैं फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक के साइड में, उनको पढ़ाने का काम किया। और इस कारवा को आगे बढ़ाते बढ़ाते 2018 में जिस तरह से सर ने बताया कि संतोष अंबेडकर नाम के लड़के से मुलाकात हुई जो कि शिक्षा के ही क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, और जब दो लोग इस तरह के मिले तो वास्तव में एक क्रांति उत्पन्न हुई, और वही क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर आज काम कर रही है। और आज एक ऐसे स्कूल का उद्घाटन किया है जिसमें लेकर वो बच्चे भी आते हैं जो वास्तव में शिक्षा के लिए अधिकार रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखें, अगर मैं सरकारों की बात करूं तो सरकार इस काम में फेल होती नजर आई। लेकिन सामाजिक रूप से काम करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो इतने बड़े स्तर पर आकर समाज के बुद्धिजीवी लोगों से सहयोग लेकर, चाहे वो धन का हो, बल का हो, या शिक्षा का हो, या फिर समय का हो, हर तरह का सहयोग वो लोगों से ले रहे हैं, और लोग भी इस कड़ी में बढ़ चढ़कर इनको सहयोग कर रहे हैं। और हम इनको दिल से धन्यवाद व मंगल कामनाएं देते हैं, और इसी तरह से इस शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाते रहे ताकि समाज के बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके, और जिस गरीबी भी वो जी रहे हैं उस गरीबी से छुटकारा मिल सके। और मैं भी आपसे उम्मीद करूंगी और अपील करूंगी कि इस स्कूल को डोनेशन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो निःशुल्क पढ़ाते हैं, अपना समय देते हैं। और एक चीज़ और सर शायद बताना भूल गए, वो मेरी चर्चा हुई थी इस इंस्टीट्यूट से जो कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है, अब स्कूल का रूप ले चुका है। यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे भी निकल कर गए हैं जिन्होंने की सरकारी नौकरी हासिल की है, और आज वो बच्चे इतने खुश हैं और वो इन स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को आके भी पढ़ाते हैं और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो एक बार मैं सर से अपील करना चाहूँगी, सर आप एक बार अपील कर दीजिए हमारे दर्शकों को, जो भी लोग इस स्कूल को डोनेशन करना चाहे, खासकर बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, एक बार नंबर बता दीजिएगा प्लीज़। ये नंबर है 6203590659। दूसरा नंबर है 9525237597। तो हमारे सभी दर्शकों ने ये दोनों नंबर सुन लिए होंगे, सर ने बड़े ही आराम से नंबर बताए हैं। और जो भी लोग इस कड़ी में सहयोग करना चाहते हैं, किसी भी तरह का सहयोग, चाहे आर्थिक सहयोग है या जो भी पढ़ाई से जुड़ी हुई सामग्री है उसका सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते सर आप एक बात और कह रहे थे, क्या बात है वो? मैम एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी सर। और आपके माध्यम से ये हम जानना चाहता हूँ कि इस संस्था में जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ खामियां ही बताएं। खामियां बताएंगे ताकि मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। मैं उतना महान नहीं हूँ जो मुझ में कोई खामियां ही नहीं है, मुझ में खामियां है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। इसलिए कृपया कर मुझे इसमें खामियां बताने का कोशिश करें ताकि मैं उस खामियां को दूर कर सके। अच्छाइयाँ तो हम जानते ही हैं, अच्छाइयाँ ना बता करके खामियां बताएं। धन्यवाद। तो देखिए सर ने एक बात और कही है, और खासकर दर्शकों से अपील की है कि कोई भी सुझाव, आपका किसी भी तरह का सुझाव जो कि बच्चों की शिक्षा की दिशा में बहुत कारगर साबित हो, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। जो भी सर से हमारी चर्चा हुई है, सर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है, तो आपके सुझाव भी आमंत्रित रहेंगे। कृपया करके कमेंट में सर को अपने सुझाव दें ताकि वो इन सुझावों को पढ़ के और अच्छे तरीके से काम कर सकें। धन्यवाद।